नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे मास्टरमाइंड की जिनकी नीतियां आज भी दुनिया भर के लीडर्स के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से मशहूर चाणक्य की और उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की। बिना किसी देरी के सीधा इस दिलचस्प विषय पर आते हैं। चलिए शुरुआत इस बेहद कमाल के विचार से करते हैं। प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। अब जरा सोचिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो राजा के पास असीमित शक्तियां थीं, वो सर्वेसर्वा था, लेकिन दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा और अंतिम कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता के प्रति था। यानी राजा को अपनी मनमानी करने की कोई छूट नहीं थी। है ना दिलचस्प? तो इस पूरी व्यवस्था को एक शानदार आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे राजा की भूमिका से, फिर समझेंगे मशहूर सप्तांग सिद्धांत को, उसके बाद प्रशासन और कानून, गुप्तचर और विदेश नीति पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि ये सब आज के समय में कितना प्रासंगिक है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। राज्य का केंद्र यानी राजा की भूमिका। चाणक्य का साफ मानना था कि राज्य का प्रमुख राजा ही होता है और वही सबसे ऊपर है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य ने किसी भी राजा को तानाशाह बनने से कैसे रोका। उन्होंने राजा की असीमित शक्तियों पर सख्त सीमाएं लगा दी। राजा को हर हाल में धर्म का पालन करना ही होगा, प्रजा के हित में काम करना होगा और न्याय सुनिश्चित करना होगा। ये कोई सुझाव नहीं था, बल्कि एक पक्का नियम था। राजा कानून और न्याय से ऊपर नहीं था, बल्कि उनसे बंधा हुआ था। अब आते हैं राज्य के सबसे अहम हिस्से पर, इसके बुनियादी ढांचे पर। जाहिर सी बात है, कोई भी अकेला इंसान इतने बड़े साम्राज्य को अकेले तो नहीं चला सकता ना। उसे एक मजबूत सिस्टम चाहिए होता है। और यहीं से जन्म होता है सप्तांग सिद्धांत का। इसे ऐसे समझिए, चाणक्य ने पूरे राज्य की तुलना एक जीवित इंसान के शरीर से कर दी। जैसे हमारे शरीर को सही से चलाने के लिए दिल, दिमाग, हाथ पैर सबका मिलकर काम करना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही राज्य भी 7 बहुत ही अहम अंगों से मिलकर बनता है। अगर एक भी अंग ने काम करना बंद किया तो समझ लीजिए पूरे राज्य पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। चलिए इन 7 अंगों को आज की भाषा में डिकोड करते हैं। पहला है स्वामी यानी राजा, जो राज्य का सिर है। दूसरा अमात्य यानी मंत्री और अधिकारी, जो राज्य की आंखें हैं। तीसरा जनपद, राज्य की जमीन और वहां की जनता, ये राज्य के पैर हैं। चौथा है दुर्ग यानी किले, जो सुरक्षा देने वाली बाहें हैं। पांचवा कोष यानी खजाना, जो राज्य का मुख है। छठा दंड, सेना और कानून, जो राज्य का दिमाग है। और सातवां मित्र यानी सहयोगी राज्य, जो राज्य के कान है। जब ये 7 अंग पूरी ताकत से काम करते हैं, तभी कोई राष्ट्र सच में अजय बनता है। अब जरा राज्य की मशीनरी के अंदर झांकते हैं। प्रशासन और कानून, आखिर दिन प्रतिदिन के स्तर पर इन 7 अंगों को मैनेज कैसे किया जाता था? यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि चाणक्य प्रशासन को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करते थे। उनका साफ मानना था कि कमजोर प्रशासन का मतलब है राज्य की बर्बादी। एक मजबूत प्रशासन 4 अहम स्तंभों पर टिका होता है: सही और योग्य मंत्रियों का चुनाव, जासूसों का एक तगड़ा नेटवर्क, एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम और सबसे जरूरी सख्त कानून। ये पूरी तरह से एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह था। इसे जरा दंड नीति या कानून व्यवस्था के चश्मे से देखते हैं। चाणक्य कहते थे कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपराधियों को सजा देना यानी दंड देना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर कानून का डर खत्म हो जाए तो क्या होगा? बहुत सीधा सा गणित है। अपराध बढ़ेंगे, पूरे समाज में अराजकता और अफरा-तफरी मच जाएगी और धीरे धीरे पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। आज की आधुनिक न्याय प्रणाली भी तो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती है ना? कानून का राज आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस समय था। चलिए अब राज्य के बाहरी कवच की बात करते हैं, गुप्तचर और विदेश नीति। कोई भी देश खुद को अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से कैसे बचाता है? चाणक्य का जासूसी या गुप्तचर नेटवर्क सच में कमाल का था। ये सिर्फ बॉर्डर पार बैठे दुश्मनों की जासूसी के लिए नहीं था, इसका काम राज्य के अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों पर नजर रखना भी था, ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। इसके अलावा जनता क्या सोच रही है, उनकी परेशानियां क्या हैं, ये जानना भी जासूसों का ही काम था। मतलब ये बिल्कुल आज की आधुनिक खुफिया एजेंसियों की तरह काम करते थे।
और अगर विदेश नीति की बात करें तो ये चाणक्य की दूरदर्शिता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उनकी कूटनीति बेहद कैलकुलेटेड थी। इसके 4 मुख्य हिस्से थे। जरूरत पड़ने पर संधि यानी दोस्ती करना, सही वक्त आने पर युद्ध करना, अगर फायदा ना हो तो तटस्थ रहना और अपने दुश्मन को अंदर से खोखला करके कमजोर करना। उनका सीधा सा फंडा था, विदेश नीति में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ राज्य का फायदा सर्वोपरि होता है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, आधुनिक प्रासंगिकता। इतने 1000 साल पुराने ये नियम कानून आज की दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं? अगर हम चाणक्य के पूरे सिस्टम को एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या मिलता है? एकदम व्यवहारिक राजनीति, एक बहुत ही ताकतवर सेंट्रल गवर्नमेंट, जनता की भलाई पर अटूट जोर, एक मजबूत सेना और अर्थव्यवस्था और एक सॉलिड खुफिया नेटवर्क। इन सब का आखिर में एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जिसे कोई भेद न सके, जो पूरी तरह सुरक्षित हो और जहां अपार समृद्धि हो। चाणक्य का ये विजन सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, ये आज भी गवर्नेंस का एक बेजोड़ मॉडल माना जाता है। तो जाते जाते जरा इस बहुत ही अहम सवाल पर गौर कीजिएगा, क्या आज के हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम भी असल में उन्हीं खुफिया, कूटनीतिक और प्रशासनिक ब्लूप्रिंट्स पर नहीं चल रहे जो हजारों साल पहले प्राचीन भारत में तैयार किए गए थे? चाणक्य की रणनीतियों की वो गूंज आज भी दुनिया की राजनीति में बिल्कुल साफ सुनाई देती है। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।